पर्सनल लोन के बारे में, आपका किसी भी तरह का अनसिक्योर लोन है, क्रेडिट कार्ड का लोन है, आपका आपने कोई स्टडी के लिए लोन लिया है या अन्य किसी भी तरह का अनसिक्योर लोन लिया है, जो कि पर्सनल लोन है, वो भी अनसिक्योर लोन में ही कंसिडर होता है। साथियों, पर्सनल लोन या किसी भी तरह के अनसिक्योर लोन में कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी मैक्सिमम आपके साथ क्या कर सकती है? सबसे पहले तो ये चवन्नी छापों को आपके पीछे लगा देते हैं अगर आपकी ईएमआई डिफॉल्ट होती है, जो कि गैर कानूनी तरीके से रिकवरी करने की कोशिश करते हैं। ऐसे किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पास कोई राइट, कोई अधिकार नहीं है कि वो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को खराब करे, आपकी बेइज्जती करे, आपकी सोशल इंसल्ट करे या करवाए किसी से भी। अगर आपको अपने राइट्स पता है, अधिकार पता है, तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। जब भी कोई ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आए, कोई चवन्नी छाप आपको तंग कर रहा है, तो गाड़ी ट्रेनिंग डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देखें। ये जो गाड़ी ट्रेनिंग डिसेंट एडवाइस है, इसमें मैंने गाड़ियां भी देनी सिखा रखी हैं डिसेंट तरीके से, और लोगों को कानून भी बता रखा है और समझा रखा है, और यह भी बता रखा है इन चवन्नी छापों का मुकाबला कैसे करना है। उसके बाद ये क्या करते हैं, आपका आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया करते हैं। आपके पास नोटिस आता है सोल आर्बिट्रेटर का, आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 का। 1996 में एक कानून बना आर्बिट्रेशन का, क्योंकि हमारे देश में कोर्ट के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव था, बहुत ज्यादा बर्डन था, बहुत ज्यादा केस थे। उसको कम करने के लिए आर्बिट्रेशन का कानून बना, क्योंकि अवस्था आविष्कार की जानी है। सबसे पहले आप एक बात समझ लें, अगर आपके पास आर्बिट्रेटर का नोटिस आ रहा है या अन्य किसी भी तरह का नोटिस आ रहा है, 99% फेक नोटिस आपके पास भेज रहे हैं। फेक नोटिस डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देखें, आपको पता लग जाएगा कि जो नोटिस आपके पास आया है वो फेक है क्या जेन्युइन है। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं, इंस्टा पे देख रहे हैं, मौज पे देख रहे हैं, या अन्य किसी चैनल पे आप मुझे देख रहे हैं, तो हमारा एक चैनल है यूट्यूब पे डिसेंट एडवाइस के नाम से, जिसपे मैं 2500 से भी ज्यादा वीडियो डाल चुका हूं लोन से रिलेटेड। आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत, परेशानी, समस्या अगर आ रही है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग भी कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस भी ले सकते हैं, या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। उसका क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके डायरेक्ट कॉल करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप कॉल करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं, टेलीफोनिकली एडवाइस ले सकते हैं, या आप अपनी जमानत करवा सकते हैं, बेल करवा सकते हैं। सारे देश के किसी भी कोने में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर गुजरात तक, अमरदीप का अध्ययन के पैनल पे एडवोकेट काम कर रहे हैं। हम आपकी बेल करवा देंगे, जमानत करवा देंगे। उसकी फीस कितनी होगी, है जो नंबर आपकी टीम स्क्रीन पे आया हुआ है, इसको सेव करके आप मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं। साथियों, आर्बिट्रेटर नाम का हमारे देश में कोई भी जज नहीं है, किसी भी जज का नाम आर्बिट्रेटर नहीं है। तो आर्बिट्रेटर है कौन? आर्बिट्रेटर नाम के ऑफिसर होते हैं हर बैंक एनबीएफसी कंपनी में। इस पोस्ट पे लगाते किसको है ज्यादातर? या तो किसी रिटायर जज साहब को लगा लेते हैं, या किसी रिटायर्ड गजेटेड ऑफिसर को लगा लेते हैं, या किसी सीनियर एडवोकेट को लगा लेते हैं। ये जो आर्बिट्रेटर है, इसको ऐसे कोई राइट्स, कोई अधिकार नहीं है कि सारे देश के किसी भी कोने में आपके ऊपर आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया कर दे। लेकिन दिक्कत परेशानी कहां है, लोगों को अपने राइट्स नहीं पता। वो दिल्ली रहते हैं, उनके ऊपर चेन्नई कर रहे हैं, चेन्नई रहते हैं, कलकत्ता कर रहे हैं, कलकत्ता रहते हैं, जम्मू कश्मीर कर रहे हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई नोटिस आ रहा है, उसका सिर्फ 3 बातें उसमें लिखें। सबसे पहले तो उसको आर्बिट्रेटर को संबोधित करें कि भाई आपने आज तक कितनी आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया की है टोटल, जब से आप बैंक के साथ काम कर रहे हो, कितना ग्राहक के हित में आई है, कितनी बैंक की साइड गई है, और दूसरा आपको फीस कितनी मिलती है इसका, ये काम करने की। तीसरा और सबसे जरूरी, मैं दिल्ली में रहता हूं, फॉर एग्जांपल आप चेन्नई में मेरी आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया कर रहे हैं, ऐसे कोई राइट्स, कोई अधिकार आपको आर्बिट्रेशन कंसोलिडेशन एक्ट ने नहीं दिए कि आप कहीं भी मेरी कानूनी प्रक्रिया ये कर सके, मतलब आर्बिट्रेशन की। आप मेरी स्टेट में, मेरे डिस्ट्रिक्ट में, मेरे होम टाउन में उसको कीजिए, तब मैं उसको मानूंगा, नहीं तो इलीगल है। अब दिक्कत क्या है, जब लोगों के पास ये नोटिस आता है उसका जवाब ही नहीं दे रहे।
अब जवाब नहीं दे रहे तो इसका मतलब यह माना जाएगा इट शो कि आप एग्री हैं, आपके ऊपर कहीं भी आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया कर लें। यही परेशानी आ रही है, जब तक बच्चा रोता नहीं तो उसकी मां भी दूध नहीं पिलाती, वो सोचेगी इसको भूख नहीं लग रही। तो जब तक आपको अपने राइट्स नहीं पता तब तक ये प्रॉब्लम आती रहेगी। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा आपका क्या कर सकते हैं, चेक दे रखा है तो चेक बाउंस कर सकते हैं। चेक बाउंस ये हमेशा अदर स्टेट में करते हैं, या सेक्शन 25 का चेक भी नहीं दे रखा तो ईसीएस बाउंस कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बात समझना है, अगर आप चेक बाउंस या ईसीएस बाउंस को इग्नोर करते हैं, बार बार इग्नोर करते हैं, तो ये नॉन बेलेबल ऑफेंस हो जाता है, गैर जमानती अपराध हो जाता है। ईएमआई डिफॉल्ट होना क्राइम में कंसीडर नहीं होता, अपराध की श्रेणी में नहीं आता। लेकिन अगर आप कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं तो वो अपराध की श्रेणी में आता है। अगर आप बार बार नहीं जा रहे हैं, आपका बेलेबल वारंट इशू हो जाएगा, फिर भी नहीं जा रहे हैं, नॉन बेलेबल वारंट इशू होगा, फिर भी नहीं जा रहे हैं, आपको पीओ घोषित कर दिया जाएगा। सामान्य बोलचाल की भाषा में आपको भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा। तब उसी स्टेट की पुलिस आपके आके पकड़ेगी जहां पे इन्होंने आपके ऊपर चेक बाउंस का केस किया है, और कम से कम 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में आपको जाना पड़ेगा। कम से कम 14 दिन के लिए जेल में जाना पड़ेगा। और यह भी नहीं है कि 14 दिन के बाद आपको बरी कर देंगे, 140 दिन भी हो जाएंगे तब भी आप अंदर ही रहेंगे, तब भी आपको बेल करवानी पड़ेगी, जमानत करवानी पड़ेगी। तो इससे अच्छा समझदारी है कि पहले ही अपनी जमानत करवा ले, पहले ही अपनी बेल करवा लें। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। ये जो 138 है या सेक्शन 25 का केस है, बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, सेम डे जमानत हो जाती है, बाय हैंड जमानत हो जाती है। सारे देश के किसी भी कोने में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर गुजरात तक, अमरदीप कादियान के पैनल पे एडवोकेट काम कर रहे हैं। हम आपकी बेल करवा देंगे, जमानत करवा देंगे। उसकी फीस कितनी होगी, आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके डायरेक्ट कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। अगर आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं तो 5 स्टेटों में हमारे ऑफिस है। अगर आप दिल्ली से देख रहे हैं तो कुंडली में कर सकते हैं, आप पंजाब से देख रहे हैं तो लुधियाना में कर सकते हैं, हरियाणा से देख रहे हैं तो एनसीआर में कर सकते हैं, मुंबई से देख रहे हैं तो गोरेगांव में कर सकते हैं, गुजरात से देख रहे हैं तो अहमदाबाद, दिल्ली दरवाजा पे कर सकते हैं। इसके अलावा भी मैं अलग अलग स्टेट में टाइमली आता रहता हूं। आपकी स्टेट में मैं कब आ रहा हूं यह जानने के लिए आप मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं। फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का, डज नॉट मैटर कितने करोड़ का है, कितने अरब रुपए का लोन है। लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं। फिर आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस आया, 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, डीएम साहब का, या 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का, या पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का, या आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 का, या रिकॉल नोटिस आया, अन्य किसी भी तरह का कोई भी नोटिस आपके पास है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। हमारे से पर्सनल मीटिंग करने का क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके डायरेक्ट कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं, टेलीफोनिक एडवाइस ले सकते हैं, या अपनी जमानत करवा सकते हैं, बेल करवा सकते हैं। नंबर मेरी टीम के पास होता है। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।